गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंटिल को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पल्सेस के दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को कवर कर लिए थे, जहां पे हम लोगों ने पिजन पी और चिकपी के बारे में बातें की थी। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग लेंटिल के बारे में, जिसको आप लोग मसूर के नाम से जानते हो। ठीक है, आप जाते हो दुकान पे तो बोलते भैया मसूर का दाल देना, तो आपको लेंटिल ही देता है। ठीक है, तो लेंटिल का ही दूसरा नाम क्या है? मसूर। तो इनके नोट्स आपको फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आपको एक छोटा सा बस काम करना है। ये नहीं कि आपको नींद आ रही है, ऐसा नहीं करना है आपको, फिर ऐसा कभी आपको याद नहीं होगा। आपको एक छोटा सा काम करना है, जब मैं चीज़ों को बोलूँगा तो आपको मेरे साथ ही रिपीट करना है। भूल जाइए क्लास में पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं। ठीक है, आपको बस मेरे साथ चीज़ों को रिपीट करना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा इन बिटवीन लेक्चर ही आधा बात। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि लेंटिल कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए, जब आप दुकान जाओगे ना और बोलोगे भैया मसूर की दाल देना, तो आपको ये इस टाइप का दाल देगा, है ना, तब पहचान जाओगे। देखो बहुत लोगों को दाल पहचाना नहीं आता है ना, तो इसलिए आपको फोटो दिखाता हूँ ताकि आप दाल को पहचाना सीख जाओ, क्योंकि ये कौन सा पल्स है ना। तो ये क्या है आपका? लेंटिल है, मसूर है। इनका अगर आप क्रॉप्स को देखेंगे तो आपको कुछ फील्ड में क्रॉप इस टाइप का दिखाई पड़ेगा, और इनका जो पोड होता है ना वो आपको इस टाइप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समझ लो। अब होप्स आप फील्ड में पहचान लोगे कि ये लेंटिल का खेत है, और ये सीड देख के भी पहचान लोगे कि ये किसका दाल है। ठीक है ना, तो चलिए इनकी हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम की। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है लेंस कुलुनेरीज। ठीक है, या फिर लेस एस्कुलेंटा के नाम से जानते हैं, दोनों सही है आपका। ठीक है, फैमिली कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। मेरे साथ बोलिए, फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। ओरिजिन क्या है? अफगानिस्तान। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 14। ठीक है, और देखिए लेंटिल को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीड साइज। सीड साइज के अकॉर्डिंग इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। एक होता है आपका लेंस एस्कुलेंटा मैक्रोस्पर्मा, और एक होता है लेंस एस्कुलेंटा माइक्रोस्पर्मा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि आपको पता है कि मैक्रो वर्ड लगा हुआ, दैट मीन्स इनके जो सीड होंगे वो बड़े साइज के होंगे, बोल्ड होंगे, है ना। तो जो आपका मैक्रोस्पर्मा है उनका सीड का साइज बड़ा होता है, बोल्ड होता है, जबकि माइक्रोस्पर्मा का जो सीड होता है वो छोटा होता है और बोल्ड नहीं होता। ठीक है, और जो मैक्रोस्पर्मा है इसको हम कल्टीवेट करते हैं अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, जबकि आपका माइक्रोस्पर्मा है उसको आप इंडिया में कल्टीवेट करते हो, पाकिस्तान में करते हो, साउथ वेस्ट एशिया में करते हो। दैट मीन्स कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो आपका लेंटिल का सीड है जिसका साइज छोटा होता है उसको हम कहाँ कल्टीवेट करते हैं, तो इंडिया में करते हैं। ठीक है, हम लोग जो कल्टीवेट करते हैं उनका जो सीड का साइज होता है वो छोटा होता है, और जो यूएसए के लोग करते हैं, जो फिर आपके जो अफ्रीका के लोग करते हैं, उनका जो सीड का साइज होता है वो बड़ा होता है, बोल्ड होता है। ठीक है, अगर हम इसके न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें आपको प्रोटीन 25% मिलता है। आप सबको पता है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि दाल पिया करो, दाल में काफ़ी प्रोटीन होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेंटिल में कितना प्रोटीन होता है, तो 25% होता है। कार्बोहाइड्रेट 60% होता है, साथ में ये रिच होता है फॉस्फोरस, कैल्शियम, कैरोटीन, और इसमें फैट काफ़ी कम होता है। ठीक है, और एक मजे की बात यह है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, आपका एएफओ ने पूछा है, आपका एमएससी इंट्रेंस से पूछा गया है कि जो लेंटिल का सीड होता है ना उसमें सेपोनिन पाया जाता है। तो सबसे पहले याद ये रखिएगा कि लेंटिल के सीड में क्या पाया जाता है? सेपोनिन पाया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना, ये ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको ये कम करता है, क्योंकि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से क्या होता है, आपका हार्ट अटैक की संभावना होती है ना। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करेगा? ये कम कर देगा। साथ में इसका यूज़ हम सॉप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितना परसेंट ये कम करता है, तो 0.3 to 0.4%। एक्चुअली ये कम नहीं करता है, आपको ध्यान सुनिएगा कि अगर जो सीड है उसमें सेपोनिन का कंटेंट 0.3 से 0.4% तक है। ठीक है, लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल 0.3 to 0.4% कम करता है, क्योंकि मैं इसको अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था तो लड़का ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि सर ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है 0.3 to 0.4% कम करता है क्या? बट ऐसा नहीं है। जो इनके सीड होते हैं उसमें अगर सेपोनिन का कंटेंट 0.3 to 0.4% हुआ तो इट्स वेरी गुड, वो अच्छा है फिर। बट अगर इनका कंटेंट बढ़ गया, लाइक 3.7 चला गया, 4.6 ग्राम पर केजी चला गया, तो फिर ये आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है। इसको फिर आप खाना आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए इसका रेंज अच्छा का होता है जब ये 0.3 to 0.4% तक ही हो। ठीक है, साथ में आपको पता है
कि जो आपका लैंटिल है इसका बहुत अच्छा तरीके से हम यूज़ करते हैं कवर क्रॉप्स में, ताकि जो इरोजन है उससे हम बच सके। साथ में रिले क्रॉपिंग में करते हैं, साथ आप पढ़े होंगे रिले क्रॉपिंग, अभी वेरी बेसिक सा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके देखिए रिले क्रॉपिंग क्या होता है। तो पेडी के साथ इसको हम रिले क्रॉपिंग करवाते हैं और ये काफ़ी अच्छा माना जाता है पेडी के साथ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जितने भी पल्सेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो आपका लैंटिल है, ठीक है। इसमें आपका टैप रूट पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिम होता है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं और ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो जो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका जो यूपी है वो फर्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन में, मतलब यूपी में सबसे ज़्यादा लेंटिल की खेती होती है। बट प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है? वेस्ट बंगाल की, ठीक है। सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो इसको कूल क्लाइमेट चाहिए, कब? प्री फ्लावरिंग फेज, मतलब फ्लावर से आने से पहले इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। बट जब इसमें पोड का डेवलपमेंट होता है, जब ये मैच्योर हो रहा होता है तो उस टाइम थोड़ा सा गर्मी चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। दैट मीन्स कि जब तक इसमें फ्लावर नहीं आया है तब तक इसके वेजिटेटिव ग्रोथ होंगे और उस टाइम इसको चाहिए कूल क्लाइमेट। बट जैसे ही ये मैच्योर होता है या फिर उसमें पोड का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम इसको चाहिए वार्म क्लाइमेट। दैट मीन्स कि टेम्परेचर की रेंज की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और अगर इन बिटवीन अगर बारिश भी हो जाती है तो एक लेंटिल का कोई भी स्टेज हो, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो, चाहे उसके मैच्योरिटी स्टेज हो, कोई भी स्टेज रेन से अफेक्ट नहीं होता। मतलब ये रेन से या फिर वाटर से क्या होता है, ये ज़्यादातर टॉलरेट होता है, ठीक है, वो खराब नहीं होगा, है ना। सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन्ड सेडी टू क्ले लोम सॉइल चाहिए, जो कि लेंटिल के कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। और ये हाईली एसिडिक और एल्कलिनिटी कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, हैरो से आपको 2 से 3 बार अपने फील्ड में चलवा दीजिए और उसको फिर आप लेवल करवा दीजिए, ठीक है। और उसमें फिर आप बिफोर सोइंग 4 to 5 टन FYM फार्म यार्ड मैन्योर को अपने फील्ड में छीट दीजिए, है ना। अब टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो इसको हम कब हमको इसको सोइंग करना चाहिए, तो अक्टूबर टू दिसंबर तक का जो महीना होता है वो इन बिटवीन आप सोइंग कर दीजिए, है ना। मतलब अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आप इसको सोइंग कर दीजिए और दिसंबर तक इसकी हार्वेस्टिंग आप कर लीजिए, है ना। बट अगर हम सीड रेट की बात करें और अगर आप अर्ली सोइंग कर रहे हो, मतलब अक्टूबर में आप सोइंग कर दिए, तो इस दौरान आपको सीड रेट क्या रखना है। अगर स्मॉल साइज का सीड है तो आप 25 से 30 ग्राम 30 kg पर हेक्टेयर रखिएगा। अगर सीड का साइज जो है वो लार्ज है, बड़ा है, तो आपको 35 से 40 kg पर हेक्टेयर रखना है। और अगर आपके एग्जाम में पूछता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि अगर लेंटिल का जो सीड का साइज है वो बड़ा है तो कितना सीड रेट होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेंटिल का सीड रेट क्या है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए आप याद करके जाइएगा 35 से 40 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। बट अगर आप ये तो था कि जब पहले सोइंग कर दे रहे हो, टाइम से पहले सोइंग किए, तब आपको सीड रेट ये रखना है। बट अगर ऐसा हुआ कि दिसंबर क्रॉस कर गया और फिर आपको याद आया अरे हमने तो लेंटिल लगाया नहीं, हमको अब लेंटिल लगाने चाहिए, तो इस दौरान आपको सीड रेट का रखना पड़ेगा 50 to 60 kg पर हेक्टेयर, है ना। आप जितना लेट करोगे उतना आपको सीड रेट बढ़ा के देना पड़ेगा। ये चीज़ आप हमेशा रखिएगा जब भी कोई क्रॉप्स की हम जो भी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं और उसका जो सोइंग टाइम है वो डिले हो गया, लेट हो गया, लेट सोइंग कर रहे हो आप, तो फिर आपको सीड रेट बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलो भाई हम जब, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप अर्ली सोइंग कर रहे हो तो आपको नॉर्मल सीड रेट देनी है जितना रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा क्यों होता है कि जब आप लेट सोइंग कर रहे हो तो आपको सीड रेट बढ़ा के देनी पड़ती है, ऐसा क्यों? इसका रीज़न आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हो तो आप अभी से सिंसियर हो जाओ। आप मेरे कमेंट का जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि हम लेट सोइंग में सीड रेट बढ़ा के क्यों देते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाऊँगा आपको ब्लैक ग्राम तो वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। 9
आपको अगर इस सीड को सोइंग करना है तो इसके लिए आप सीड यूज़ कर सकते हो या फिर आप ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से भी इसको सोइंग कर सकते हो। बट बिफोर सोइंग हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आप कार्बेंडाजिम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, साथ में आप मैंकोजेब यूज़ कर सकते हो, राइजोबियम कल्चर यूज़ कर सकते हो। इससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो जिससे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। स्पेसिंग की बात करें, अगर आप अर्ली सोइंग कर रहे हो, मतलब नवंबर में आपने सोइंग, अक्टूबर में आपने सोइंग कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम जो आप स्पेसिंग रखेंगे वो 30x2 सेंटीमीटर का रखेंगे। बट अगर आपने लेट सोइंग किया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग थोड़ा सा कम कर देना पड़ेगा, तो 20x2 सेंटीमीटर का आप रखेंगे, ठीक है। एनपीके की बात करें तो आपको इसमें नाइट्रोजन 20 kg पर हेक्टेयर डालना है, फॉस्फोरस 50 kg पर हेक्टेयर और आपको पोटास 20 kg पर हेक्टेयर, है ना। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपको ये जो वाटर है 2 फेज, मतलब 2 स्टेज पे आपको वाटर देना ही देना है। फर्स्ट इरिगेशन आपको देना है ब्रांचिंग के टाइम, जब उसमें ब्रांच बन रहे होते हैं, मतलब लगाने के 40 to 45 डेज के बाद, ठीक है। आपने क्रॉप को सोइंग कर दिया तो क्रॉप के सोइंग करने के 40 से 45 दिन के बाद उसमें देखेंगे कि उसके क्रॉप्स में आपके ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम आप एक बार इरिगेशन दे देंगे। दूसरा इरिगेशन आप लगाने के 80 दिन के बाद देंगे, जब उसमें पोड बनना स्टार्ट हो जाएगा, पोड फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सेकंड इरिगेशन, मतलब एटलीस्ट इसके 2 इरिगेशन इसमें रिक्वायरमेंट होता है, एक ब्रांचिंग के टाइम, एक आपका पोड फिलिंग के टाइम। हार्वेस्टिंग की बात करें तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका आपको पता चलेगा कि हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्टिंग करने का टाइम हो गया कि एक तो उनके जो फसल है वो ये आपका ग्रीन से थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगेंगे, साथ में उनके जो पोड है ना वो राइप हो जाएगा और सूख जाएगा, उसको छुएंगे ना तो उसके जो सीड्स हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो आपको सैटरिंग का मतलब क्या होता है कि इनके काफ़ी पक जाते हैं, काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, तो इनके जो सीड्स हैं वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको हार्वेस्ट नहीं किया तो इनके सीड क्या होंगे, आपकी ज़मीन पे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सैटरिंग लेंटिल के अंदर सबसे कॉमन है, ठीक है। फिर आप इसको हार्वेस्टिंग किए, प्रॉपर टाइम पे आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद इसको कुछ टाइम आप धूप में सुखाएंगे, आपको एटलीस्ट 12% मॉइस्चर रिक्वायरमेंट होता है फॉर द स्टोरेज पर्पस, है ना। और ईल्ड की बात करें तो 20 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका ईल्ड आता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ओवरऑल लेंटिल के बारे में। होप सो समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए, कोई भी आपको शर्माने वाली बात नहीं है। और हाँ, अगर आपने हमारे लेक्चर को पूरा सुना है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे कि लेट सोइंग में हम सीडेड को बढ़ा के क्यों देते हैं। अब जानना, इसलिए ये सब ना चीज़ें आपको जाननी चाहिए। कई बार इंटरव्यू में आपको इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। तो फ्रेंड्स अगर मज़ा आया होगा तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो और हाँ, एक चीज़ और मेरे को बताइएगा, आपको ये जो आप PDF फॉर्म में जो पढ़ा रहा हूँ ये पसंद है कि आपको PPT फॉर्म में पढ़ना पसंद है? आपको जो पसंद है आप मेरे को जरूर बताइए कि आपको ये जो जिस फॉर्मेट में अभी पढ़ा रहा हूँ PDF फॉर्मेट में, ये हमारे नोट्स हैं, जब मैं पढ़ा करता था उस टाइम के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि हमारे ICAR कॉलेज में पढ़ाया जाता था, है ना। और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आपको PPT फॉर्म में पढ़ना है तो बोलिए, PPT में बोलूँगा टाइप कर देगा वो, ठीक है। ताकि देखिए हमारे पास से बहुत सारे काम होते हैं, मेरे को ऑफलाइन बैचेस लेने होते हैं, तो मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए वीडियो का जो ये है वो डिले ना हो, और आपको कंटेंट से मतलब है होना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपका PPT से पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपके नोट्स, चाहे आपको PDF से पढ़ा रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, आपको बस कंटेंट से मतलब होना चाहिए। क्योंकि कंटेंट सही है तो ही आप उस चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। तो मुझे कंटेंट पे मैं फोकस करता हूँ, ना कि क्वालिटी पे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पल्सेस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।